Hello everyone, once again welcome back to Gate Academy. So I hope all of you are very fine and dedicatedly preparing for the Gate 2000 upcoming exam. 25 का तो एग्जाम खत्म हो चुका है, तो 26 के लिए सब लोग पूरे दिल जान से मेहनत कर रहे होंगे एंड आपके इस पूरे मेहनत को साकार करने के लिए हम गेट एकेडमी की पूरी टीम बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और जो रिजल्ट्स हैं अभी तक के काफ़ी अच्छे रहे हैं गेट एकेडमी की तरफ से। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे अच्छे जगह सिलेक्शन हुआ है। आप हमारे ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं उन सारे स्टूडेंट्स का जो अच्छे अच्छे जगहों पे आज के डेट पे है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसरो का जो नोटिफिकेशन है काफ़ी टाइम पहले आ गया था, मैं बहुत बराबर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम होने वाला है और मान करके चलिए कम से कम जो है ना 10 स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन होता है, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स इसरो का जो अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी लोग इसके लिए फाइट करेंगे। लेकिन इसरो का एग्ज़ाम गेट के एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है थोड़ा सा। अगर आप कंपैरिजन करें, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा गेट पे अच्छा रैंक ला रहा है तो इसरो में भी ले आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसरो का एक अलग ही पैटर्न है, उस पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके पीवाईक्यू को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं इसरो के। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 70% थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल होते हैं और 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिक टाइप होते हैं, जबकि गेट में उल्टा होता है। गेट में 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका न्यूमेरिक टाइप होता है एंड 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, अगर हम लोग गेट की बात करें तो इसरो का जस्ट उसके अपोजिट है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसरो का एग्जाम देने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए गेट एकेडमी ने क्या किया है, अभी तक के जितने भी इसरो के एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सारे पेपर्स का डिटेल सॉल्यूशन के साथ एक ई बुक क्रिएट किया गया है। वो ई बुक आप हमारे ऐप पे जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट है सिर्फ 222 प्लस जीएसटी 250 रुपये के अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। ठीक है ना, तो उस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस लेक्चर के, तो वहां से आप क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली वो ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड once you will qualify the written exam for the interview purpose, we will work with you इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हो तो हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराएंगे बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है ना, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लासरूम कोर्सेज की। तो देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं यू कैन गो फॉर द 3 ईयर प्रोग्राम। अगर आप थर्ड ईयर में है तो आप 2 साल का प्रोग्राम ले सकते हैं। एंड इफ यू आर इन फाइनल ईयर और द पास आउट देन यू कैन गो फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम्स का जो कॉस्ट है वो काफी नॉमिनल है, कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। अगर आप कंपैरिजन करें मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो काफी नॉमिनल कोर्स है, कॉस्ट है। एंड सभी डेडिकेटेड टीम ने मिल करके इस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड किया है जीडी वीओडी एंड पीडी के फॉर्म में। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पे जा करके ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन हैव दिस कोर्सेज। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स की, अलॉन्ग विद द जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस कोर्सेज के अंदर। तो 2026 का कॉस्ट अगर देखें तो 2200 के अप्रॉक्स है, 27 का अगर देखें तो 3000 के अप्रॉक्स है एंड 28 का देखें तो 5000 के अप्रॉक्स है। तो काफी नॉमिनल कॉस्ट है। इसके अलावा डिस्काउंट की तो एक्सपेक्टेशन रखना ही मत, क्योंकि ऑलरेडी मोस्टली डिस्काउंटेड है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे थर्ड ईयर में होते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं और प्राइवेट कॉलेज से अपना बीटेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि मैं प्लेसमेंट में भी एक अच्छा प्लेसमेंट लूँ। अगर आपके कॉलेज में कैंपसिंग के लिए बाहर से कंपनी आ रही है तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि गेट का प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके साथ ही साथ अगर एक प्लेसमेंट हो जाता तो घर पे बताने के लिए, ठीक है ना, या मोटिवेशन के लिए एक आपके पास अच्छा बैकअप हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो प्लेसमेंट का जो कॉस्ट है वो 777 है। इसके अंदर आपको जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, जावा, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, अगर आप इसको देखोगे तो साथ ही साथ जो इंटरव्यू पर्पज से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सभी का फंडामेंटल आपको यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है ना, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। तो काफी वेल डिजाइन पैकेज है जिसको आप लाइक ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द कैंपस रिक्रूटमेंट पर्पस, एंड द कॉस्ट इज द 777। अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, नो मैटर कि आप कितना ओल्ड हैं, ठीक है, तो आप एक्सटेंशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक्सटेंशन 1 ईयर का ले सकते हैं ओनली एट 1500, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जा रहा है एक्सटेंशन के केस में। जितना जरूरी क्लासरूम प्रोग्राम है उतना ही जरूरी आपका टेस्ट सीरीज भी है। तो अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज चूज कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, 350 का अप्रॉक्स आपको पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं 343 प्लस जीएसटी, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 70 टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट पूरे का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतने नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो सफिशियंट है गेट को क्रैक करने के लिए, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फाइन। सो अगर हम लोग ई बुक की बात करें, प्रीवियस ईयर ई बुक, तो प्रीवियस ईयर का ई बुक जो है वो 3 वॉल्यूम में डिजाइन है, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। वॉल्यूम 1, 2 जो है वो टेक्निकल है। बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको सीएस के साथ साथ डीएस के भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे विथ देयर डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम 1, 2 जो है वो आपका कंप्लीटली टेक्निकल है, वॉल्यूम 3 जो है वो हमारा नॉन टेक है। तो वॉल्यूम 1 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आप पेजेस से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक का सीएस के जितने भी पेपर्स हैं, सारे पेपर्स के क्वेश्चंस, उसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको इस ई बुक में देखने को मिलेगा। आप ऊपर में देख सकते हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन। तो टॉपिक वाइज इसको अलग से फिल्टर भी किया गया है, ठीक है ना। तो प्रीवियस जितने भी 38 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको फिल्टर कर करके टॉपिक वाइज अरेंज करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलर पैटर्न में आपको जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी 38 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट जो वॉल्यूम है ये कंप्लीटली हमारा नॉन टेक है, ठीक है ना। इसमें सारे ब्रांच के नॉन टेक के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस विथ देयर डिटेल सॉल्यूशन इन अ टॉपिक वाइज मैनर, like numerical ability, logical reasoning, verbal ability and spatial aptitude, ठीक है। तो ये था हमारे कोर्सेज के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक फॉर विच यू गाइज आर वेटिंग फॉर, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, वी आर जस्ट लुकिंग एट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। फाइन। तो हम लोगों ने बात किया था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। एक छोटा सा रिकैप लेंगे जो हम लोगों ने अभी तक देखा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को अगर हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से कंपैरिजन करें तो डिफरेंस हम लोगों ने क्या समझा। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, एट अ टाइम द सेंडर कैन सेंड ओनली 1 नंबर ऑफ फ्रेम, जिसे हमें अवॉइड करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अलाउ द सेंडर टू सेंड मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स एट अ टाइम। तो कितना फ्रेम सेंड करना है वो डिपेंड करता है सेंडर के विंडो साइज पे, और विंडो साइज मैक्सिमम क्या हो सकता है वो सारा मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के केस में चैनल यूटिलाइजेशन क्या होगा फॉर द विंडो साइज एन। व्हाट इज द एन हियर, एन इज द विंडो साइज ऑफ सेंडर, विंडो साइज ऑफ सेंडर। और विंडो साइज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स inside विंडो, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम सेंडर कितने फ्रेम को बैक टू बैक सेंड कर सकता है, ठीक है ना। these are the frames sender can send बैक टू बैक, ठीक है। तो ये हमें पता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि स्टिल वन थिंग इज मिसिंग, कि हम इसे स्लाइडिंग क्यों बोलते हैं। विंडो का तो मतलब समझ में आ रहा है, विंडो का मतलब हो गया कि एक विंडो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, उस विंडो के अंदर कितने फ्रेम्स है जो सेंडर है वो एट अ टाइम सेंड करेगा, ठीक है। व्हाई वी आर गिविंग द नेम स्लाइडिंग, दैट वी विल जस्ट सी आफ्टर दिस, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, चैनल यूटिलाइजेशन फॉर द एन नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या हो जाएगा, एन इंटू टी एफ डिवाइडेड बाई टी एफ प्लस
2 TP, एज्यूमिंग कि एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन टाइम है एंड जो प्रोसेसिंग टाइम है फ्रेम का वो हमारा नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में। और इसी में अगर हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बारे में सोचें तो यहाँ पर n का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा था, n इज लेस देन इक्वल टू TF प्लस 2TP डिवाइडेड बाई TF। हम लोग यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि जो यूटिलाइजेशन है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो यूटिलाइजेशन का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो n का वैल्यू भी मैक्सिमम ये होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सपोज किसी सिचुएशन में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उस सिचुएशन में अगर आपको n का वैल्यू मिल रहा है लेस देन इक्वल टू 12.5, तो यहाँ पर n इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दिस इज 12। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी 13, राइट, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन हैव। और विंडो का साइज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। विंडो में नंबर ऑफ फ्रेम्स का जो काउंटिंग है वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, 12.5 ऐसा तो हो नहीं सकता है। it will be always a integer value, so you can't take a 13, you have to always consider 12, इससे जस्ट नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, इससे हमेशा नियरेस्ट इंटीजर। तो हमेशा क्या लेंगे, फ्लोर वैल्यू लेंगे, जो भी पॉइंट में कैलकुलेट हो रहा है उसका फ्लोर वैल्यू आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो जब भी आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू मिल रहा है तो आपको उसका फ्लोर वैल्यू हमेशा कंसीडर करना है, नॉट द सेलिंग वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम विंडो साइज द सेंटर कैन हैव। उसके बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इफेक्टिव थ्रूपुट। तो इफेक्टिव थ्रूपुट क्या होता है, दैट इज ईटा ऑफ n इंटू आर, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग n इंटू एल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज TF प्लस 2TP, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला जो है मेरे दोस्त हम लोगों ने कल डिराइव किया था, ठीक है। ये हमारा हो गया चैनल यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम विंडो साइज दिस वन, एंड दिस इज द थ्रूपुट ऑफ द चैनल। एंड एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, ठीक है ना, सीक्वेंस नंबर बिट्स को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सीक्वेंस नंबर बिट्स जो है ये हमारा m बिट है, तो सीक्वेंस नंबर बिट क्या इंडिकेट करता है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज टू मार्क ईच फ्रेम, ठीक है ना। तो सीक्वेंस नंबर बिट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इज यूज्ड टू मार्क ईच फ्रेम। तो मेरे दोस्त अगर हमारे पास कोई विंडो है, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास ये एक विंडो है और इस विंडो के अंदर इस तरह से कुछ फ्रेम्स है, इस तरह से कुछ फ्रेम है, लाइक दिस इज द फ्रेम 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कुछ फ्रेम है। तो यहां पर हमें देख करके लग रहा है कि विंडो का साइज कितना है, तो विंडो का साइज है 6, 0 to 5 मतलब विंडो का साइज है 6। तो 6 नंबर ऑफ फ्रेम को यूनिकली मार्क करने के लिए मिनिमम सीक्वेंस नंबर बिट कितना चाहिए, क्या 2 बिट से हो पाता, नहीं हो पाता ना। अगर आप 2 बिट लेंगे तो 0 से 3 ही होगा, फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम को आपको 0 वैल्यू देना पड़ेगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप सीक्वेंस नंबर 2 बिट का लेंगे, अगर आप सीक्वेंस नंबर जो है ये 2 बिट का लेते हैं तो मार्किंग कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 to 3। तो उस सिचुएशन में विंडो के अंदर जो फ्रेम है वो कैसे मार्क होगा, 0 1 2 3 अगेन 0 1। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है, ये 0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर सपोज फ्रेम नंबर 0 लॉस होता है तो रिसीवर जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है ना, फ्रेम नंबर अगर 0 लॉस होता है तो उस सिचुएशन में रिसीवर जो है वो सेंडर को कैसे इंफॉर्म करेगा कि ये वाला फ्रेम 0 लॉस हुआ है या ये वाला लॉस हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर विल बी एम्बिग्यूटी इन टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है ना। और सपोज ये वाला फ्रेम लॉस हुआ था, फ्रेम नंबर 0 ये वाला लॉस हुआ था और रिसीवर ने इंडिकेट कर दिया ये वाला, तो सेंडर क्या करेगा, ये वाले फ्रेम को रिट्रांसमिट कर देगा। इवन सेंडर भी कंफ्यूज हो जाएगा। whenever receiver will inform the sender that the frame number 0 has been lost, तो सेंडर क्या सोचेगा कि भाई ये 0 को रिट्रांसमिट करना है या इस 0 को रिट्रांसमिट करना है, किसको करना है। एंड दैट इज द रीजन कि विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम हैं उन सारे फ्रेम्स को यूनिकली मार्क करना जरूरी है।
यूनिकली मार्क करना जरूरी है, ठीक है ना। रिपीटेशन सीक्वेंस नंबर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर सीक्वेंस नंबर बिट 2 से हम लोग यूनिकली मार्क नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में ये मार्किंग पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो अब फाइनली ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर सीक्वेंस नंबर बिट अगर हम लोग 3 बिट का लेते हैं तो 3 बिट से मार्किंग कहां से कहां तक होगा, 0 to 7, तो इट कैन बी एडजस्टेड। सो फाइनली सीक्वेंस नंबर बिट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है m, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ n ऑन दी बेस 2 का सेलिंग वैल्यू लेंगे या फ्लोर वैल्यू लेंगे। सी n का वैल्यू अगर आप यहाँ पर 6 पुटअप करते हो, समझना, n का वैल्यू अगर आप 6 पुटअप करते हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2.6 होगा, और इसका अगर आपने फ्लोर वैल्यू लिया तो ये 2 आ जाएगा। बट इन रियलिटी कितने सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड है, 3 सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर द सेलिंग वैल्यू। इसका हमेशा क्या लेंगे मेरे दोस्त, सेलिंग वैल्यू लेंगे। और इसी पे बेस्ड गेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको कल के सेशन में दिया था। आई होप यू गाइज रिमेंबर, ठीक है ना। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी जहां पर सीक्वेंस नंबर जो बिट है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। लेट्स मूव टू दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम में एक बार बैक चलते हैं और देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ओके फाइन। सी जस्ट इसके बाद ही होगा, राइट, दिस वन 2007 का है वो प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे बेस्ड। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में दिया था। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पहले रीड करेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस M and N इज L किलोमीटर। चलिए जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है हम लोग फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेशन हैं, सॉरी, ओके फाइन, 2 स्टेशन है, दिस इज स्टेशन M और दूसरा स्टेशन है, दिस इज स्टेशन N, और ये L किलोमीटर अपार्ट है, L किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, L किलोमीटर। यहां पर आप देख सकते हैं L किलोमीटर्स। ऑल फ्रेम्स आर के बिट लॉन्ग, ठीक है। तो सेंडर जो फ्रेम सेंड करना चाह रहा है, इस फ्रेम का साइज कितना दिया हुआ है, के, ठीक है। द प्रोपागेशन डिले पर किलोमीटर इज टी सेकेंड। इसको ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है, द प्रोपागेशन डिले पर किलोमीटर इज टी सेकेंड। तो समझना, प्रोपागेशन डिले पर किलोमीटर अगर टी सेकेंड है तो एल किलोमीटर पे कितना होगा, ठीक है ना। तो समझना, और डायरेक्टली यू कैन राइट इन दिस वे, टीपी फॉर 1 किलोमीटर इज टी सेकेंड, चुकी देयरफॉर टीपी फॉर एल किलोमीटर कितना हो जाएगा, एल इंटू टी सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 किलोमीटर का अगर प्रोपागेशन डिले टी सेकेंड है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल किलोमीटर है। तो एल किलोमीटर का प्रोपागेशन डिले कितना हो जाएगा, एल इंटू टीपी। तो यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर दिया, टीपी कैलकुलेट कर दिया। तो दिस इज एल इंटू टी, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैंडविड्थ क्या दिया हुआ है, आर बिट पर सेकेंड। तो सेंटर का जो ट्रांसमिशन रेट है वो दिया हुआ है आर बीपीएस, ठीक है ना, आर बीपीएस, ठीक है, with a channel capacity, okay fine. Assuming that the processing delay is negligible, the minimum number of bits required for the sequence number field in frame for the maximum utilization when sliding window protocol is used, ठीक है। इसको मैं हटा दूं क्योंकि ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मेरे दोस्त हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर प्रोसेसिंग डिले निग्लिजिबल है तो आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड इन अ फ्रेम फॉर मैक्सिमम
यूटिलाइजेशन when sliding window protocol is used। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1, और वैल्यू ऑफ ईटा अगर 1 होता है तो उस सिचुएशन में विंडो साइज कितना हो जाता है, तो दिस इज टीएफ प्लस 2TP डिवाइडेड बाई TF। फॉर द चैनल यूटिलाइजेशन 100% के लिए एन ईटा इज इक्वल टू 1 के लिए दिस इज द विंडो साइज और दिस शुड बी द विंडो साइज। तो चलिए TF कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त। फ्रेम का लेंथ पता है, ट्रांसमिशन रेट पता है, तो यहां से TF पता कर सकते हैं। तो TF क्या होता है, फ्रेम का लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो फ्रेम का लेंथ है K बिट, बैंडविड्थ है R, तो ये इतना क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये भी हमारा सेकंड में है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर पुटअप करिए, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, TF का वैल्यू हो गया K डिवाइडेड बाई R, सॉरी K डिवाइडेड बाई R प्लस 2TP। तो 2 इंटू TP का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, L इंटू T डिवाइडेड बाई, ये भी कितना हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई R। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये R जब आप काटोगे तो यहाँ पर ये R से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव N इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर में, तो K प्लस 2L TR डिवाइडेड बाई क्या आएगा, K आएगा। तो वी हैव कैप्चर द विंडो साइज। तो अगर विंडो साइज हमें पता चल गया तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड जस्ट वी हैव सीन। तो सीक्वेंस नंबर बिट्स जो चाहिए होते हैं वो हमेशा कितना होता है, तो log ऑफ n ऑन द बेस 2 का, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त m सीक्वेंस नंबर बिट्स कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ n ऑन द बेस 2 का सेलिंग वैल्यू। तो ये आ जाएगा log ऑफ n का वैल्यू को रिप्लेस करिए, तो दिस इज द k प्लस 2L TR डिवाइडेड बाई K ऑन द बेस 2 का सेलिंग वैल्यू। Just look at this and tell me the right answer of this question. So I hope you got the idea how to approach this kind of question, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आप सारे ऑप्शन से मैच करके देख सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2K है। तो C will be the right answer. C will be the right answer. The questions are very very simple. What you need to do, you need to gain the basic knowledge of the things, nothing else. Okay, fine. Can we move ahead? आगे बढ़े भाई। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं why we are giving a name sliding window protocol, ठीक है ना। So now meaning of sliding, ठीक है ना, स्लाइडिंग विंडो का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, ये अगर हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है, और सेंडर का विंडो जो साइज है वो सपोज हमारा 4 है, तो दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 1 2 3। तो यहाँ पर विंडो साइज कितना है, दिस इज 4। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सीक्वेंस नंबर बिट कितना यूज हुआ होगा, तो m इक्वल टू 2, ठीक है। अब टाइमलाइन को थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सेंटर का विंडो साइज 4 है, इसका मतलब क्या है, 4 नंबर ऑफ फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड बैक टू द रिसीवर। फाइन। तो हम लोग 2 सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो जहां पर कोई भी पैकेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहला फ्रेम ट्रांसमिट होगा, बैक टू बैक दूसरा फ्रेम ट्रांसमिट होगा, तीसरा फ्रेम ट्रांसमिट होगा, और उसके बाद बैक टू बैक चौथा फ्रेम ट्रांसमिट होगा। तो इसको चलिए यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज द फ्रेम F0, F1, F2 एंड F3। तो ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन देख करके लग रहा है कि फ्रेम अगर इस टाइम पे सेंड हुआ है तो इतने टाइम के बाद पहला फ्रेम रिसीव हो रहा है कि नहीं, इतने टाइम के बाद पहला फ्रेम रिसीव हो रहा है। तो चलिए ऑब्वियसली रिसीवर का भी कहीं ना कहीं विंडो साइज होगा अपना, तो रिसीवर का भी ये क्या है, विंडो साइज है, विंडो साइज। तो दिस इज विंडो साइज 0 1 2 3, ठीक है, ठीक है। चलिए तो होता क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर के पास सिर्फ 4 ही फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए, तो सेंटर के पास बहुत सारे फ्रेम्स हो सकते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। बट लुकिंग अपॉन
what will be the maximum number of frame that can be accommodated inside the channel. हम लोग यहाँ पर assume क्या कर रहे हैं कि we have calculated the value of n. इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने n के वैल्यू को कैलकुलेट किया, tf plus 2tp divided by tf for eta is equal to 100%. ठीक है ना. तो फॉर द 100% चैनल यूटिलाइजेशन वी हैव कैलकुलेटेड दिस विंडो साइज. इसका मतलब क्या है कि इस चैनल पे मैक्सिमम 4 फ्रेम क्या हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं. फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल व्हाट वी कैन सी मैक्सिमम 4 फ्रेम कैन बी एकोमोडेटेड इनसाइड द चैनल एंड दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड द विंडो साइज 4. ठीक है ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंडर के पास सिर्फ 4 ही फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए. तो बहुत सारे फ्रेम्स हो सकते हैं. तो उस फ्रेम का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंस नंबर होगा 0 से 3 पे ये एंड हो रहा है, तो फिर से नेक्स्ट वाले फ्रेम का क्या होगा, 0 ही होगा. ठीक है ना. तो मींस सीक्वेंस नंबर बेसिकली इस तरह से इंडिकेट होता है 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये चलता रहता है, जिसमें से इस विंडो का साइज हमारा हो गया 4. ठीक है ना, 4. और ये जो विंडो साइज है ये हमारा फिक्स्ड होगा, है कि नहीं, फिक्स्ड होगा. इस विंडो साइज को क्या हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सपोज आपने ये विंडो साइज को 4 की जगह 5 अगर कर दिया तो क्या होगा, चैनल 5 नंबर ऑफ फ्रेम्स को एकोमोडेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा. तो उस सिचुएशन में फ्रेम लॉस होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी खाने की जो लिमिट है, रोटी खाने की लिमिट सपोज आपकी 5 है, और मैं अगर आपको 6 रोटी जबरदस्ती खिलाऊं तो क्या होगा, आप वॉमिट ही नहीं करोगे ना. अगर आपका मैक्सिमम लिमिटेशंस है रोटी खाने का 4 है या 5 है, मैं आपको 6 खिलाऊं तो आप क्या करोगे, वॉमिट करोगे. मीन्स समहाउ यू आर लूजिंग द थिंग्स, आप लॉस कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. तो अगर चैनल में मैक्सिमम 4 फ्रेम एकोमोडेट हो सकता है, या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एक लीटर का पानी का बॉटल है, या सपोज ये ग्लास है, तो इस ग्लास में मैक्सिमम 200 ml वाटर आ सकता है. अगर हम 200 ml से ज्यादा वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा. ओवरफ्लो होगा मतलब कि लॉस होगा. तो 4 से ज्यादा फ्रेम अगर आप डाल रहे हो तो क्या होगा, चैनल जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और फ्रेम हमारा लॉस होगा, जो हम नहीं चाहते. ठीक है ना. तो ऑब्वियसली अगर 4 से ज्यादा फ्रेम साइज लेंगे तो चैनल पे ओवरफ्लो हो जाएगा, और 4 से अगर कम फ्रेम साइज लेंगे तो चैनल का यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा. तो देयर शुड बी अ बैलेंस. ठीक है ना. हम ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते. ज्यादा लेंगे ओवरफ्लो हो रहा है, कम लेंगे तो क्या होगा, कम लेंगे तो क्या होगा, चैनल का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा. ठीक है ना. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है ना. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपने डिसाइड किया कि विंडो साइज 4 आ रहा है फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल, सो दिस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है ना. दिस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड. नाउ लेट्स सी कि जब रिसीविंग साइड से एक्नॉलेजमेंट आएगा तो क्या होगा. तो देखिए, जब पहला फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचा, पहला फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचा, तो यहां पर ये रिसीवर क्या करेगा, इस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. सो दिस इज द एक्नॉलेजमेंट कमिंग फॉर द फ्रेम 0. तो फ्रेम 0 का जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा तो यहां पर सेंटर साइड में क्या घटना घटेगी, देखिए 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 एंड सो ऑन. तो मेरे दोस्त, जैसे ये 0 वाला फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा तो सेंडर का जो विंडो है वो अचानक से स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने के बाद कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, है कि नहीं. क्योंकि ये विंडो साइज तो फिक्स है, तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा द विंडो विल गेट स्लाइड. अब स्लाइड करने के बाद, ठीक है ना, स्लाइड करने के बाद एक नया फ्रेम इंक्लूड हो गया, कहां पर, विंडो के अंदर. ये बात समझ में आ रही है. द न्यू फ्रेम विल गेट इंक्लूडेड इनसाइड द इनसाइड द विंडो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. अब इस सिचुएशन को समझो. ये सिचुएशन आपसे क्या बोल रहा है कि जो भी फ्रेम विंडो के लेफ्ट साइड में है, उसका मतलब क्या है कि ये वाला फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट होकर के एक्नॉलेज हो चुका है. विंडो के लेफ्ट साइड में जो हमारा फ्रेम है, ठीक है ना, फ्रेम नंबर F0, ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट भी हुआ और एक्नॉलेज भी हो गया. जो विंडो के अंदर है वो ट्रांसमिट हो रहा है, और जो विंडो के राइट साइड में है दैट विल बी ट्रांसमिटेड इन फ्यूचर. वो अभी ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही वो विंडो के अंदर आएगा वो भी ट्रांसमिट होगा. तो मेरे दोस्त, यहां पर हम एक चीज समझ पा रहे हैं. क्या समझ पा रहे हैं, तो इसको फिर से यहां पर लिखो.
ठीक है ना, ऐसे 1 2 3। तो सपोज यहां पर ये सीक्वेंस नंबर है 0 1, तो ये होगा 2 3 अगेन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो भी विंडो के लेफ्ट साइड में है उससे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दीज आर सेंट एंड एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड है कि नहीं, ये सेंड भी हो चुका है, एक्नॉलेज भी हो चुका है, ठीक है ना। और जो विंडो के अंदर है, जो विंडो के अंदर है, ये क्या होगा, इमीडिएटली सेंड होगा, विल बी सेंट इमीडिएटली। इमीडिएटली, ये बात समझ में आ रहा है, ये इमीडिएटली सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा। हो सकता है कुछ ऑलरेडी सेंड हो चुका है और कुछ सेंड होने वाला होगा। जैसे हमारे प्रीवियस वाले केस में फ्रेम नंबर 1 2 3 सेंड हो चुका है और 0 इंक्लूड होने के बाद इमीडिएटली क्या होगा, सेंड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वर्ड विल बी सेंट इमीडिएटली, ठीक है ना। और जो विंडो के बाहर राइट साइड में है, ठीक है ना, ये फ्यूचर में सेंड होगा, ठीक है ना। एज सुन एज विल गेट इंक्लूडेड इनसाइड द विंडो देन इट विल गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। तो दिस विल बी transmitted in future as soon as included inside। फ्यूचर में जैसे ही विंडो के अंदर इंक्लूड होगा ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 सिनेरियो हम लोगों ने यहां पर देखा, ठीक है ना। जो विंडो के लेफ्ट साइड में है वो सेंड होकर के एक्नॉलेज हो चुका है, जो विंडो के अंदर है वो इमीडिएटली सेंड होगा, जो विंडो के राइट साइड में है वो फ्यूचर में ट्रांसमिट होने वाला है। जैसे ही वो विंडो के अंदर इंक्लूड होगा इट विल गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। जो यहां से भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये तो एक्नॉलेजमेंट बैक टू बैक आता रहेगा ना, यहाँ पर फिर ये दूसरा एक्नॉलेजमेंट आएगा, यहाँ पर ये तीसरा एक्नॉलेजमेंट आएगा और यहाँ पर ये चौथा एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो होगा क्या, जब दूसरा एक्नॉलेजमेंट आएगा ये विंडो फिर से स्लाइड करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये विंडो स्लाइड होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है, तो 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 अगेन 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ये वाला एक्नॉलेजमेंट आएगा ये विंडो स्लाइड होकर के कहाँ जाएगा, फाइनली यहाँ जाएगा। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, द फिक्स विंडो साइज इज स्लाइडिंग बेस्ड ऑन द एक्नॉलेजमेंट एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन एज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये बात समझ में आ रहा है, फील आ रहा है एवरीवन, मजा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको आप नोट दे करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस फिक्स्ड विंडो साइज is sliding based on incoming acknowledgement, so it is called sliding window। ये बात समझ में आ रहा है, अब ये बात क्लियर हो गया कि हम लोग इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो में हो क्या रहा है कि एक फिक्स विंडो साइज जो है वो हमारा स्लाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द इनकमिंग एक्नॉलेजमेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग दिस नेम एज अ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हाउ टू रिकवर द एरर। अगर इन बिटवीन कोई भी फ्रेम लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है ना। इन बिटवीन अगर कोई भी फ्रेम लॉस हो रहा है तो फ्लो कंट्रोल में उस लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इस चीज के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं देता है। अगर कोई भी फ्रेम लॉस हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन वो नहीं देता है,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि अभी तक हम ये पूरे सिनेरियो में अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने सेंडर का विंडो साइज को देखा है, रिसीवर के विंडो साइज कैसे चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है, वी हैवंट थिंक अबाउट इट। ठीक है ना, रिसीवर साइड में विंडो साइज को कैसे चेक करना है, कैसे फिक्स करना है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई बात नहीं करी है। ठीक है ना, जबकि हमें दोनों साइड में विंडो साइज क्या डिसाइड होने वाला है इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ठीक है ना, टू रिकवर द लॉसेस बेसिकली टू प्रोटोकॉल्स वेयर गिवन। ठीक है ना, तो टू रिकवर लॉस two protocols are proposed under sliding window protocol. Sliding window ठीक है ना, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को ठीक है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है उसको हम लोग बोलते हैं गो बैक एंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GBN से। दूसरा जो प्रोटोकॉल प्रपोज किया गया दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिपीट या इसको कभी हम लोग रीट्रांसमिट भी बोलते हैं, रीट्रांसमिट। ठीक है, तो सेलेक्टिव रिपीट या रीट्रांसमिट क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेमिंग कन्वेंशन, वी विल सी once we will come inside this topic we will see each and everything। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो बैक एंड प्रोटोकॉल। ये नाम क्यों दिया गया वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो देखिए बेसिकली किसी भी प्रोटोकॉल में बहुत जरूरी है सेंडर और रिसीवर के विंडो साइज को डिसाइड करना। ठीक है ना, तो गो बैक एंड प्रोटोकॉल में जो हमारा सेंडर विंडो साइज होता है, ठीक है ना, SW हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। SW शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज। एंड सिमिलरली जब भी मैं RW लिखूंगा इसका मतलब हो गया रिसीवर विंडो साइज। ठीक है ना, रिसीवर विंडो साइज। ठीक है, चलिए तो गो बैक एंड के केस में जो सेंडर विंडो साइज होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है, किससे, ये ऑलवेज लेस देन होता है 2 to the power। और रिसीवर जो विंडो साइज होगा वो हमेशा होगा कितना, 1। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कैप्चर इनसाइड द गो बैक एंड प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो गो बैक एंड प्रोटोकॉल के केस में सेंडर विंडो साइज वो आपको हमेशा लेना है 2 to the power m से कम। और अब क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं उसका रीजन है, वी कांट टेक इक्विवेलेंट टू 2 to the power m। क्यों नहीं ले सकते वो भी हम लोग आगे बात करेंगे, इसके लिए पैनिक नहीं करना है। आप यहां पर सोच रहे होगा कि सर अभी आपने 2 to the power m के बराबर लिया था, सीक्वेंस नंबर बिट अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा, सीक्वेंस नंबर बिट अगर 2 है तो विंडो का साइज हम लोगों ने 4 ले लिया था। बट इन रियल एप्लीकेशन वी कांट डू दिस, इन रियल एप्लीकेशन वी कांट डू दिस बिकॉज अभी तक हम लोग रिसीवर का विंडो साइज के बारे में नहीं सोच रहे थे। अभी तक हम लोग रिसीवर के विंडो साइज के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब आप रिसीवर के विंडो साइज के बारे में सोचोगे तो उस सिचुएशन में सेंडर का विंडो साइज 2 to the power m के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो रिसीवर सेंडर का विंडो साइज 2 to the power m के बराबर नहीं हो सकता है। तो सेंडर का विंडो साइज गो बैक एंड के केस में हमेशा लेस देन 2 to the power m होगा और रिसीवर विंडो साइज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि व्हाई वी कांट टेक द सेंडर विंडो साइज इक्वल टू 2 to the power m। What are the challenges we will face in that moment, वो हम लोग बाद में देखेंगे, उसके लिए पैनिक नहीं करना है। ठीक है ना, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के केस में सेंडर विंडो साइज जो है वो हमेशा इक्वल होता है रिसीवर विंडो साइज के
और ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू होता है 2 टू द पावर m माइनस, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहां से मैं दो चीजें डिराइव करने वाला हूं, ठीक है। सो दीज आर द सिचुएशन इन गो बैक एंड प्रोटोकॉल एंड दिस इज द सिचुएशन इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को इन शॉर्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो SR से, सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है ना। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं सीक्वेंस नंबर बिट, ठीक है ना, जहां से गेट के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए गो बैक एंड प्रोटोकॉल को हम लोग ले रहे हैं। तो गो बैक एंड प्रोटोकॉल के केस में, गो बैक एंड प्रोटोकॉल के केस में व्हाट वी आर सीइंग दैट द सेंटर विंडो साइज शुड बी ऑलवेज लेस देन 2 टू द पावर m, ठीक है ना। तो सेंटर विंडो साइज को अगर आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो कैपिटल N इज लेस देन 2 टू द पावर m, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, log ऑफ n ऑन द बेस 2 इज लेस देन, क्या लिखोगे, m, ठीक है ना। तो फाइनली अब मैं इसको सीधा कर रहा हूं, m इज ग्रेटर देन log ऑफ n ऑन द बेस 2, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन को हटा करके इक्वल टू का साइन लगाना है, तो क्या करना होगा, समझना बात को। अगर सपोज आपने log ऑफ n का वैल्यू आपने 6 ले लिया है, n इक्वल टू 6 ऑन द बेस 2 लिया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2.6, लेकिन m का वैल्यू तो ये नहीं हो सकता है ना, इस फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, सीक्वेंस नंबर बिट हमेशा इंटीजर में होना होगा। तो m ग्रेटर देन, तो इसके अकॉर्डिंगली m ग्रेटर देन 2.6, तो m का मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा, क्या लिखोगे आप 3, और वो कैसे आएगा जब आप इसका सेलिंग वैल्यू लोगे। तो ग्रेटर देन के साइन को हटा करके अगर इक्वल टू में रिप्लेस करना है, अगर इक्वल टू में रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना होगा, सो दिस इज m इज इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2 सेलिंग वैल्यू। ये बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर भी लिख रहे हो m ग्रेटर देन 2.6, तो m बराबर हो सकता है 3k, 4k, 5k एंड सो ऑन, लेकिन इन सभी में से मिनिमम वैल्यू कौन है, 3 है कि नहीं। इफ आई एम राइटिंग m greater than 2.6, it means the value of possible value of m could be 3, 4, 5, 6 and so on, and out of all these value which one will be minimum, 3 will be minimum। तो ऑब्वियसली यहां पर जो हम लोगों ने सीक्वेंस नंबर बिट कैलकुलेट किया है, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द गो बैक एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर ये जो m है, ये जो m है मेरे दोस्त, ये m क्या है, सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड। बात समझ में आ रहा है, सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए ये मिनिमम बिट्स है, मैक्सिमम अगर देखें तो आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली यू नीड टू कैलकुलेट फॉर द लाइक सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। तो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के केस में मेरे दोस्त जो सेंटर विंडो साइज है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर m माइनस 1। तो सेंटर विंडो साइज को अगर आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर m माइनस 1, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, m माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2। ऑब्वियसली ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है या एग्जैक्टली डेसिमल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ग्रेटर देन के साइन को हटाना है तो क्या करना होगा, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2 का सेलिंग वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2 का सेलिंग वैल्यू होगा। और बहुत बार इस दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे गेट पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको गो बैक एंड प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि सेलेक्ट गो बैक एंड प्रोटोकॉल के केस में सेंटर विंडो साइज लेस देन 2 टू द पावर m ही क्यों लेते हैं, देयर इज अ रीजन। सिमिलरली इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल सेंटर विंडो साइज हम लोग लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर m माइनस 1 ही क्यों लेते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, एवरी सिचुएशन वी विल एनालाइज, हर एक सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, अगले सेशन में।
नेमिंग कन्वेंशन के पीछे रीजन क्या है, सेंटर साइज इस तरह का कंसीडर करने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है ना। विथ फील एंड एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, but for the time being what we have analyzed that in case of go back and protocol, the minimum number of bits required for the sequence number field will be log of n on the base 2, and for selective repeat protocol the minimum number of bits required for the sequence number field will be log of n on the base 2 का सेलिंग वैल्यू प्लस 1। और इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड अभी तक अगर गेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अगर आप काउंट करोगे ना, तो मेरे दोस्त कम से कम 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मिनिमम 15 बार तो होगा ही होगा। वो हम लोग अगले सेशन में एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। बात समझ में आ रही है, मजा आएगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लाइक अदर वर्क चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, और इसके लिए मुझे बहुत दुख है, ठीक है ना, क्योंकि लाइव पढ़ाने का मजा ही अलग होता है। तो मैंने सोचा कि आज का दिन वेस्ट ना हो, और इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, विद द सेम फीलिंग। आई ट्राइड माई बेस्ट कि फीलिंग में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका आज का दिन वेस्ट ना हो, कुछ आप सीख करके जाओ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है ना। और कल मैं पक्का से लिंक वगैरह बनवा लूंगा, और इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड टुमारो होपफुली, ठीक है ना, हम लोग जो ये डेटा लिंक प्लेयर वाला पार्ट जो है, मीन्स फ्लो कंट्रोल वाला जो पार्ट है, वो हम लोग वाइंड अप करेंगे विथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो बाय, जय हिंद, टेक केयर।